हेलो दोस्तों, आज हम जो अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है। सबसे पहले आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में समझिए। इसमें ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, मेनली ये दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड करके बनाया गया है, जिसमें पहला प्रिंसिपल जो होता है बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। कौन कौन से पहला दो प्रिंसिपल्स हैं? पहला प्रिंसिपल हमारे पास आते हैं डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर्स ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकेंड इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकेंड इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले इसके बारे में समझिए आप। ये जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, ये होता क्या है? तो ये मेनली दो प्रिंसिपल को मिला के बनाया गया है, जिसमें पहला प्रिंसिपल जो होता है वो डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर्स ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकेंड जो प्रिंसिपल्स होते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये डी ब्रॉगली है क्या? तो डी ब्रॉगली भाई साहब जो थे, इन्होंने बताया कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, आपके हिसाब से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही बताओगे। तो मान लीजिए एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, हमेशा दो तरह का बिहेवियर सूचित करता है। पहला, या तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा या तो ये वेव की तरह बिहेव करेगा। इन्होंने डी ब्रॉगली भाई साहब ने बताया कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमेशा दो तरह का ही बिहेव करता है। एक ये बिहेव करता है पार्टिकल्स की तरह और एक ये बिहेव करता है वेव की तरह। अब जब ये वेव की तरह करेगा तो क्या होगा, जब ये पार्टिकल्स की तरह करेगा तो क्या होगा, इस चीज के बारे में आपने बहुत डिटेल से पहले चैप्टर में आपने कवर कर लिया है। तो आप बस यहाँ पे ये समझिए कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशंस है, ये मेनली बेस्ड है किस पे, कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो मोशन करते हैं वो दो तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, एक अपना पार्टिकल्स की तरह और एक वेव की तरह। अब इसी के बाद एक हाइजेनबर्ग आता है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोई भी अपना, मान लीजिए कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एक ये न्यूक्लियस है और इसके चारों साइड आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ रहता है, मतलब रिवॉल्व करते रहता है, उसके चारों साइड मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। अब एक बात बताइए, हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन्स होगा या प्रोटॉन्स होगा या न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी अपना यहाँ पे है, अभी यहाँ पे। अब इसका हमें पोजीशन पता लगाना है, एग्जैक्ट पोजीशन। कौन सा पोजीशन? एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाना है। तो आप इसका एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं लगा सकते हैं, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है कि हाँ भाई हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी की जा सकती है। हम एग्जैक्ट किसी का लोकेशन नहीं बता सकते। अगर हम मान लीजिए बाय द वे कि हमने इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता लगा भी लिया, तो इसके मोमेंटम अलग आ जाएंगे। यानी ये हाइजेनबर्ग क्या बताता है कि हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स का, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का पोजीशन पता लगाते हैं तो उसका मोमेंटम डिफरेंट हो जाता है। अगर हम मोमेंटम पता लगाते हैं तो उसका पोजीशन डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये हाइजेनबर्ग ने ये कहा। अब इन दोनों प्रिंसिपलों को मिलाकर ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाया गया। अब आइए हम देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये बात को जानिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम पढ़ते क्यों है। तो सबसे पहली चीज, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ने का मेरा मतलब बोल सकते हैं कि इसका यूज एक ही दो तीन सेक्टरों में किया जाता है। जैसे कि पहली चीज कि अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना हो किसी भी पार्टिकल्स का, कोई भी पार्टिकल्स हो जिसका आपको टोटल एनर्जी निकालना हो, तो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करोगे। अगर मान लीजिए कभी भी आपको कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में है, तो उसकी अगर आपको पोजीशन निकालनी है, उसकी मोशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे? आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करोगे। या आपको टोटल एनर्जी निकालना हो तो आप किसका यूज करोगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करोगे। अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। हालांकि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो उसी पर आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी आप सभी को पता है कि कोई भी एनर्जी होता है वो दो ही तरह का एनर्जी, मतलब जनरली दो तरह का मोशन में एनर्जी दिखाया जाता है। एक होता है काइनेटिक, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। मोशन में दो ही तरह की एनर्जी होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना है E, तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बताइए, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है के ही मतलब काइनेटिक,
एनर्जी और P मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से 9th क्लास और 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, आपको शायद याद होगा, जहां तक नहीं याद है तो मैं याद कराना चाहता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ये आपने शायद पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए E का E लिख देंगे और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, के के जगह पे आप क्या लिख दोगे, हाफ mv² और प्लस P मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से, उसके जगह पे हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे क्या यूज करोगे, V। क्या यूज करोगे आप, V। अब देखिए, अब आप बताया गया था यहां से आप एक काम करना, आपको अभी हम पीछे क्या बताया था कि जो अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है ये दो प्रिंसिपल पे मिला के बनाया गया है, हमने अभी ये बताया था। तो दो प्रिंसिपल कौन कौन सा था, एक डी ब्रोगली था और एक अपना हाइजेनबर्ग था। अब ये डी ब्रोगली भाई साहब का प्रिंसिपल दिया था तो उसका तो यूज इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दोनों को मिला के बनाया गया है, तो मतलब दोनों का प्रिंसिपल इसमें यूज होना चाहिए। तो चलिए अब इसमें हम डी ब्रोगली का प्रिंसिपल यूज करेंगे। जैसे डी ब्रोगली का प्रिंसिपल क्या होता है आपको पता है, P इक्वल टू आप जानते हो h/λ। P इक्वल टू h/λ आपने पहले चैप्टर में इंजीनियरिंग फिजिक्स के पढ़ा होगा। अगर आपने ये चीजें नहीं देखी है तो आप जाके एक बार इसको देख लीजिएगा कि हाँ भाई डी ब्रोगली का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू h/λ, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड P इज द मोमेंटम। अब देखिए यहां से हम क्या जानते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, P इक्वल टू क्या होता है, mv। क्या होता है, mv इक्वल टू h/λ। P इक्वल टू क्या होता है, mv और h का h और लैम्डा का लैम्डा। अब देखिए यहाँ पे अगर इस चीज को हमें ले जाना है डी ब्रोगली की तरफ, मतलब डी ब्रोगली इक्वेशन की तरफ ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पे देखिए v² है तो यहाँ पे भी हमें m², क्योंकि दोनों का यूनिट अगर सेम रहेगा, पावर सेम रहेगा, तभी इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड, काइनेटिक एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, कैसे इसको लिख सकते हैं एक और तरीके से, हाफ mv² का mv²। अब इस चीज को हमें क्या करना है, P लाना है, मतलब डी ब्रोगली की तरफ ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस v² के को हम क्या करेंगे, v² के जैसा m² को बना लेंगे। मतलब ये m² बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाफ mv² का mv²। इसमें क्या करते हैं हम m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि m और v दोनों का पावर सेम हो जाए और इसकी मदद से अपन मोमेंटम का फॉर्मूला बना ले। जैसे देखिए यहाँ पे 1/2 का 1/2। अब देखिए m इंटू एम क्या हो जाएगा, m² और v² का v² और अपॉन में m का m²। अब देखिए m² और v² दोनों एक साथ पावर उसका सेम हो गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, mv का होल स्क्वायर का पावर नीचे में हो जाएगा 2m, 2 इंटू m 2m और m² v² को हमने लिख दिया mv का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है mv का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने देखा कि m और v का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे अभी आपने देखा था P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो इस mv की जगह पे हम P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, p² अपॉन में क्या हो जाएगा 2m। तो हमने हाफ mv² को किस टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, कुछ ऐसे टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। यहां तक आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए इसके आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कैसे आगे सॉल्व होगा। अब देखिए ये जो हमारा हाफ mv की वैल्यू आई है इतना, हम क्या करेंगे अपने पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसा कि हमने पहला वाला इक्वेशन क्या माना था, आपको पता होगा, E इक्वल टू हाफ mv² प्लस v, यही हमारा पहला इक्वेशन था। इसमें क्या करिए, अब हाफ mv की वैल्यू, इस हाफ mv की वैल्यू इतना है जो इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां से E का E बराबर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p² अपॉन में 2m प्लस का v। समझ में यहां तक आपको हमें लगता है आ गया होगा। अब क्या करिए आप, इस p की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा था, तो p बराबर हमने पढ़ाया था h/λ, बहुत अच्छे से आपको पता है। अब इस p की जगह पे क्या करिए आप, h/λ पुट कर दीजिए। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, p का p और h का h, और देखिए सॉरी p की वैल्यू हम क्या डालेंगे, h/λ, और यहां से हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे वाला 2m का 2m
और ये प्लस बी का प्लस बी। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर h स्क्वायर और लेमडा का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। तो अब यहां से क्या लिखोगे, E बराबर h स्क्वायर अपॉन में लेमडा स्क्वायर अपॉन में इसके क्या चल रहा है 2m और प्लस का क्या चल रहा है इधर v, प्लस का क्या चल रहा है v। अब देखिए E का E, अब क्या करेंगे, आपको पता है कोई भी चीज डिवाइड में होता है तो नीचे से ऊपर जाता है तो उलट जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो h स्क्वायर अपॉन में लेमडा स्क्वायर और ये 1 ऊपर चला जाएगा 2m नीचे आ जाएगा तो 2m लेमडा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, यानी ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे आप समझ लीजिए कि ये 1 ऊपर चला गया और ये 2m इसके नीचे और प्लस v का v। ठीक, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो E बराबर आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर और प्लस का v का v। कोई दिक्कत हमें लगता है यहां तक नहीं होगा। अब हमारा ट्राइमेंट क्या रहेगा, यहाँ पे इस E को उस साइड भेज देना है, इस E को उस साइड भेजना है। तो क्या हो जाएगा, या आप एक काम करते हैं, हाँ इस v को इधर बुला लेते हैं, क्योंकि इधर ले जाने के लिए हमें 2 टर्म्स को स्वैपिंग करना पड़ेगा, उससे बढ़िया है इस v को हम इधर बुला लेते हैं। तो इस v को इधर बुलाएंगे तो E माइनस v इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। हमने यहां तक ये सोल्यूशन कर दिया। अब हमारा टारगेट है यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालना, दैट इज वेवलेंथ। हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि v ब्रोगली के बीच में तभी भी हमारा रिलेशन तभी आएगा जब यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इस लेमडा को रख लो, बस जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको वहीं का वहीं रख लो, बाकी सबको उस साइड भेज दो। आपको पता है अगर उस साइड इक्वल के उस साइड अगर डिवाइड में होता है इधर मल्टीप्लाई में आता है, इधर मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में आएगा, ये चीज आपको पता है। तो चलिए ये लेमडा देखिए, ये अगर ऊपर है तो इधर आएगा तो क्या चला जाएगा, नीचे चला आएगा। आपको सब पता है कि ये अगर इधर आएगा तो कहां चला जाएगा, नीचे। तो E माइनस v के ये नीचे आ गया, ठीक, h स्क्वायर। और ये जो होगा इसके ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी मल्टीप्लाई बाई 2m। और ये इधर बच गया 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। ये लेमडा का लेमडा बच गया। ये जो है ये इधर चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए, अब हमें तो लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो ये लेमडा को ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर स्वैपिंग हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में 2m E माइनस का v, यहां से हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली। अब ये लेमडा की वैल्यू निकालने के बाद अब फाइनल एक लास्ट स्टेप बचता है, जिसके बाद अपना श्रोडिंगर इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, ये लेमडा की वैल्यू हो गई, ठीक। अब आप कभी भी ये चीज ध्यान में रखना, कोई भी पार्टिकल मूव करता है, जब भी कोई पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग along the x एक्सिस, जब कोई भी पार्टिकल्स अपना x एक्सिस में मूव करता है तब जाके उसका इक्वेशन क्या आता है, मैं नीचे लिख रहा हूं, तब जाके उसका इक्वेशन क्या आता है, यहां से डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल में 0। यहां से कोई भी अगर पार्टिकल्स हो, कोई भी पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव करता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, तो उसका जनरल इक्वेशन ये होता है, डेल साई अपॉन डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई भी पार्टिकल जब हमारे एक्स एक्स के अलॉन्ग में मूव करता है तो उसका इक्वेशन ये लिखते हैं। अब इसके आगे आप क्या करोगे, ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है, इस लैम्डा की वैल्यू को आप इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, बस सिंपल। अब देखिए यहां से लैम्डा, यहां से थोड़ा सा डेल का डेल, साई का साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 4 पाई का 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई का 4 पाई स्क्वायर साई का साई। अब देखिए ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, ये वाला है, तो इसको इसके जगह पे रख देते हैं। तो रखिए यहाँ पे अपॉन में h स्क्वायर अपॉन में 2m e माइनस v बराबर 0। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब क्या करेंगे, आपको फिर पता है कि डिवाइड में कोई चीज नीचे होता है तो ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर साई इंटू 2m e माइनस v, और अपॉन में क्या बचेगा, सिर्फ h स्क्वायर और इक्वल में अपना 0 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 4 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा, सबको पता है 8 होता है, 8 पाई स्क्वायर साई अपॉन में, और m का m लिख दीजिए, और h स्क्वायर और e माइनस v का e माइनस v इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल वेव इक्वेशन ऑफ श्रोडिंजर, यानी यही हमारा श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन है। आइए इस श्रोडिंजर, ये तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है ये 1D में, मतलब सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस, ये सिर्फ अपना एक्स एक्सिस के अलोंग में ही हमारा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकला है। आइए इसको 3D में निकाल के दिखाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि 3D में हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, मतलब कि ये सिर्फ x एक्सेस के अलोंग में ही क्या है, ये श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन। अब इसको 3D में, मतलब हो सकता है y में भी हो, z में भी हो, तीनों एक्सेस में हो, तो कैसे लिखेंगे। देखिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देखिए तो हमने क्या करा, इस तीनों को, ये जो इक्वेशन था डेल एक्स जहां पर लिखा था वहां पर हम तीनों एक्सेस लिख दिए। अब प्लस का प्लस, जो चीज लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 8m पाई स्क्वायर साई अपॉन में h स्क्वायर e माइनस बी और इक्वल में 0। ये 3D में हो गया अपना श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इसमें कौन चीज क्या है थोड़ा सा वो भी आप समझ लीजिए। ये जो आपको एक साई दिख रहा है, ये जो आपको एक वर्ड ऐसे करके त्रिशूल टाइप का बनाया गया है, ये क्या है अपना, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। ये आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के पहले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे तरीके से वेव फंक्शन के बारे में बताया गया था। वेव फंक्शन, फंक्शंस ऑफ पार्टिकल्स, वेव फंक्शंस ऑफ पार्टिकल्स, वेयर ये साई इक्वल टू वेव फंक्शंस ऑफ पार्टिकल्स, h नथिंग बट h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, एंड m इज द क्या, m इज द आप ले सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे ले लो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड v इज द नथिंग बट v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड e इज द, यहां पे लिख देता हूं मैं, e इज द टोटल, आपने शुरू में माना था टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा पूरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके सामने रखा गया है। आप इसमें से कोई भी डाउट होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसमें हम आपको ये बता देंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस भी जान लेते हैं, थोड़ा सा इसके बाद एप्लीकेशंस भी हैं, कहां कहां यूज, हमने आपको हालांकि स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका यूज हम कहां कहां करते हैं। ये जो हाइजेनबर्ग ये श्रोडिंजर जो इक्वेशन होता है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता है, इसका हमने आपको एप्लीकेशन जो था वो स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फिर से एक बार और बता देते हैं। इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन यानी यूजेस कहां कहां पे होता है। पहला यूज, कहीं भी आपको कोई भी चीज का, कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स का अगर क्या निकालना हो, आपको बोल सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स है या कोई पार्टिकल्स है उसका मोशन निकालना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, पहला। दूसरा चीज, अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना हो, किसी भी पार्टिकल्स का टोटल एनर्जी निकालना हो, टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हो जिसका आपको टोटल एनर्जी निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हो, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तीसरी चीज, कहीं भी अगर कोई भी पार्टिकल जो था पहले काइनेटिक एनर्जी पे था, पर वो अपना मोशन, मतलब वो अपना एनर्जी का ट्रांसफॉर्म कर लिया, यानी ट्रांसलेशन, जहां पे एनर्जी चेंज होता है, ट्रांसलेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसलेशन ऑफ एनर्जी, जहां पे एनर्जी का ट्रांसलेशन होगा वहां पे आप क्या कर सकते हो कि आप श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज कर सकते हो। हालांकि ये हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक।